हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल रश्मि फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 69। इससे पहले इस कहानी के 68 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सबने पढ़ा था। किट्टू अपनी माँ की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से बोलती है कि माँ, उन्होंने मुझे खुद ही बताया था कि उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। किट्टू अब सौम्या की तरफ देखकर बोलती है कि माँ, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा ना तो फिर वो जरूर आएंगे शादी में। ये कहते हुए किट्टू की आंखों में भी पानी आ गया था और उसे इस वक्त बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था। उसे तो पता भी नहीं था कि सच में उसके पापा आएंगे या फिर नहीं। ये सुनते ही अब संध्या की नजर भी रुद्र की तरफ गई और रुद्र को भी नहीं पता था कि वो इस वक्त क्या कर रहा है। जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है या फिर गलत। वो भी एकदम से गिल्ट में चला गया। अब देखते हैं आगे। सौम्या बोलती है कि मतलब वो नहीं आएंगे ना शादी में। किट्टू बोलती है कि आएंगे ना माँ, आप इतना क्यों परेशान हो रही हो। जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा ना वो आ जाएंगे शादी में। इतना कहकर किट्टू ने भी अपने आंसुओं को जल्दी से पोंछा और फिर धीरे से बोलती है कि माँ, तुम देखोगी मैंने शादी के लिए कितनी ज्यादा शॉपिंग की है। मैंने बहुत सारी चीजें ली हैं अपनी शादी के लिए। सौम्या बोलती है कि पहले तुम बताओ ना कि तुम्हारे पापा शादी में आएंगे या फिर नहीं आएंगे। मैंने मना किया था ना कि अभी तुम्हारी शादी नहीं करते हैं। तुम्हारे पापा आएंगे तो फिर तुम्हारी शादी बहुत ही ज्यादा धूमधाम से करेंगे। तो फिर तुम अभी शादी क्यों कर रही हो। आखिर नरेन भी तो अपनी बेटी को शादी में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव से गिफ्ट देंगे ना। किट्टू की आंखें थोड़ी सी नम हो गई थी। वो जैसे तैसे अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए बोलती है कि माँ, आप चलो ना मेरे पास। मेरे पास पहले ही बहुत सारे एक्सपेंसिव से गिफ्ट हैं। मुझे अब और ज्यादा गिफ्ट की जरूरत नहीं है। सर की माँ ने मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए हैं। चलो ना, दिखाती हूँ अब मैं आपको। सौम्या की आंखें भी हल्की हल्की सी भीग गई थी। वो बोलती है कि पहले ही मुझे ये बताओ कि नरेन आएंगे या फिर नहीं आएंगे। किट्टू के पास अब बिल्कुल भी जवाब नहीं था। उसने भी रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र भी खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान था। किट्टू को वो क्या ही इशारा करता। किट्टू ने भी अपनी माँ की तरफ देखा और कहा कि माँ, मैंने कहा ना कि पापा का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है तो फिर वो ज़रूर आ जाएंगे शादी में। अब सौम्या भी बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हुए बोलती है कि उनका तो आना हमेशा से ऐसा ही है। बिजी हूँ बिजी हूँ बिजी हूँ, बस यही बोलते रहते हैं। उनके पास अपने परिवार के लिए तो वक्त ही नहीं है। किट्टू भी सौम्या को इस कमरे में ले जाते हुए बोलती है कि माँ, आ जाएंगे पापा, आप ना बिल्कुल भी सोचिए मत। आप चलिए ना, आपको अपने कपड़े दिखाती हूँ मैं। बहुत सारे कपड़े हैं मेरे पास, बहुत ज़्यादा नए नए डिज़ाइन के कपड़े हैं माँ। आप ना सच में बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगी माँ। बहुत ज़्यादा महंगे लहंगे भी हैं। चलिए ना माँ, आपको मैं अपने सारे कपड़े दिखाती हूँ। इतना कहकर किट्टू भी अब जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपनी माँ को लेकर वहाँ से चली गई। उसके जाते ही संध्या ने भी रुद्र की तरफ देखा तो फिर रुद्र बोलता है कि माँ प्लीज़ कुछ भी मत पूछना आप मुझसे। अब मेरे पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। संध्या गुस्से में बोली कि तो फिर किसके पास है जवाब, बताओ मुझे किसके पास है जवाब। सौम्या की दिमाग की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो कुछ ना कुछ तो बस ऐसे ही बोलती रहती है। हमेशा नरेन का इंतजार करती है। लेकिन किट्टू ने भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ कहा था कि उसके पापा शादी में ज़रूर आएंगे। अब बताओ बताओ मुझे कि क्या करूं मैं, तुम्हारा क्या जवाब दूंगी मैं सबको। कहीं तुम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हो ना जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो ना। रुद्र ने कुछ भी नहीं कहा, बस अपनी माँ की तरफ देखता रहता है। संध्या बोलती है कि रुद्र, मैं चाहती हूँ कि यह शादी शांति से निपट जाए, समझ रहे हो ना तुम। उन माँ बेटी को ये नहीं लगना चाहिए कि तुम किट्टू की मासूमियत का जरा सा भी फायदा उठा रहे हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम किट्टू जैसी मासूम लड़की को किसी भी तरह से धोखा दो। रुद्र खुद से बोलता है कि फायदा नहीं उठा रहा हूँ माँ, मैंने काफी हद तक किट्टू का फायदा उठा लिया है। कैसे समझाऊं, मुझे खुद भी नहीं पता है। प्यार इतना ज्यादा खतरनाक होता है। अगर पहले पता होता ना तो शायद कभी भी किट्टू से प्यार नहीं करता मैं। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता है कि क्या मैं सच में किट्टू से प्यार करने लगा हूँ या फिर बस ऐसे ही जो झूठ पर झूठ ऐसे ही बोले जा रहा हूँ मैं। रुद्र भी अब अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था कि तभी संध्या बोलती है कि एक बात कान खोलकर सुन लो रुद्र, तुम अगर इस शादी में अब कोई भी ड्रामा हुआ ना तो फिर कोई भी अगर हंगामा हो गया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम चारों ही भाई मेरा अभिमान हो और फिर अभिमान बनकर ही रहना। अगर तुम चारों की वजह से इस घर की इज्जत पर कोई भी आंच आ गई ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत ज्यादा गुस्सा करूंगी तुम्हारे ऊपर, सुना ना तुमने। रुद्र ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर संध्या वहां से चली गई। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और फिर वहीं पर पड़े हुए सोफे पर आकर बैठ गया।
तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। रुद्र ने भी अब फ़ोन निकाला और फिर देखा कि वो फ़ोन अभी वीरू का था। रुद्र ने भी फ़ोन उठाकर कहा कि कहो वीरू, क्या बात है? वीरू ने कहा कि आपकी ये गर्लफ्रेंड कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रही है सर, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। कल इसने खाना भी नहीं खाया था और पानी भी नहीं पी रही है अब तो। रुद्र बोलता है कि आज रात की ही बात है, बस कुछ भी करके रात तक सँभाल लो इसे। एक बार मेरी किट्टू के फेरे हो गए ना तो फिर ये कुछ भी नहीं कर पाएगी। और कोशिश करना कि इसे कुछ पता भी ना चले कि ये सब कुछ मैंने ही किया है, ये किसकी कैद में है। ओके, अगर गलती से भी इसे पता चल गया ना कि मैंने ही इसे किडनैप करवाया है तो फिर ये अपने बाप के कान भरने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाएगी और फिर हमारा भांडा फूट जाएगा। और तुम तो जानते ही हो ना इसके पापा का कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी में लगा हुआ है, तो फिर हम अपना लॉस नहीं करवा सकते हैं। वीरू बोलता है कि जी सर, मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ संभाल लूँ। रुद्र बोलता है कि सब कुछ संभालना नहीं है, सब कुछ संभालना ही है अब। ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास कोई भी, अब तो तुम्हें ही सब कुछ देखना है, इसीलिए कह रहा हूँ कोशिश भी मत करना, 100% देने की कोशिश करो। वीरू ने भी हाँ में कहकर फ़ोन कट कर दिया और फिर रुद्र की हालत पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वीरू से बात करके उसका दिमाग अब थोड़ा सा और ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो वहीं दूसरी तरफ किट्टू सौम्या को अपने कमरे में लेकर आ गई थी और फिर उसे एक एक करके अपने सारे ही कपड़ों को दिखा रही थी। इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा नम आंखों से रो रही थी। सौम्या भी कुछ पल के लिए नरेन को भूलकर कपड़े की तरफ देख रही थी। सौम्या एक एक कपड़ों को उठाकर देखती और फिर रख देती और तभी उस कमरे में दादी और संध्या दोनों ही आ जाती हैं। दोनों ही आकर अब सौम्या के पास बेड पर ही बैठ गई थी और सौम्या की तरफ देख रही थी। सौम्या ने भी एक साड़ी उठाई और फिर संध्या की तरफ दिखाते हुए बहुत ही प्यार से बोलती है कि आप जानती हैं, ऐसे ही रंग की साड़ी नरेन ने मुझे दी थी, उस वक्त हम कॉलेज में पढ़ते थे। नरेन को ये रंग सच में बहुत ज़्यादा पसंद था, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था मेरे ऊपर ये रंग। ना चाहते हुए भी किट्टू की आंखें हल्के से फिर से नम हो गईं। इस वक्त उन माँ बेटी को कोई भी देख लेता तो शायद पिघल जाता और यही हालत अब संध्या और दादी की भी हो रही थी। उन्हें भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ देखा और फिर दादी ने सौम्या के सिर पर हाथ फेरते हुए बहुत प्यार से कहा कि अच्छा, और क्या पसंद है तुम्हारे नरेन को, बताओ मुझे। ये सुनकर सौम्या बहुत ज़्यादा खुश हो गई और फिर वो भी खुश होकर बोलती है कि आप सुनेंगी मेरी बात। दादी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल सुनूंगी, बताओ मुझे क्या क्या पसंद है तुम्हारे नरेन को। सौम्या बहुत ज़्यादा खुश होकर बोलती है कि नरेन को मेरे हाथ के पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्हें मेरे हाथ की पनीर की सब्जी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। नरेन भिंडी बिल्कुल भी नहीं खाते थे, बाकी सब कुछ खा लेते थे। नरेन को मेरा रात को बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पहले वो मुझे कॉलेज से घर ड्रॉप नहीं करते थे, लेकिन जब मेरी उनसे बहुत अच्छी सी दोस्ती हो गई थी तो फिर वो मुझे डेली ही घर पर ड्रॉप करने के लिए आ जाते थे। ऐसा ना जाने कितनी ही बातें सौम्या अब दादी को बता रही थी और फिर किट्टू बस अपनी माँ की तरफ देख रही थी और अपने आंसुओं को बहा रही थी। कुछ देर तक तो किट्टू वहीं पर बैठी रहती है और अब उससे भी अपनी माँ की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था सौम्या की हालत देखकर। तो अब संध्या की आंखें भी एकदम से भीग गई थी और उसका दिल भी एकदम से रो रहा था। दादी की आंखें भी नम हो चुकी थी और फिर भी वो दोनों ही सौम्या की बातें इंटरेस्ट लेकर सुन रही थी, जबकि सौम्या तो बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा कर नरेन के बारे में सारी बातें बता रही थी। किट्टू धीरे से बेड से उठती है और फिर चुपचाप से कमरे से निकल जाती है। वो सीधा रुद्र को ढूंढते हुए स्टडी रूम के अंदर आ गई थी। उसने स्टडी रूम में हल्का सा झांक कर देखा तो रुद्र भी पीठ करके वहां पर खड़ा हुआ था। किट्टू सीधा अंदर जाकर रुद्र से पीछे से ही पूछती है कि सर क्या हुआ है, प्लीज गुस्सा मत करना, आप मेरी बात एक बार ध्यान से सुन लीजिए, एक बार बस एक बार मेरी बात को अच्छे से सुन लीजिए और फिर मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, प्लीज आप गुस्सा मत करना। मेरी माँ मेरे पापा के बिना नहीं रह पाएंगी, वो उनके बिना नहीं जी पाएंगी। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी अपनी माँ को दिखाया है, सबने बस एक ही बात कही है मुझसे कि जब तक मेरे पापा नहीं आएंगे मेरी माँ के साथ वो नहीं रहेंगे, मेरी माँ कभी भी ठीक नहीं होगी। आप तो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो ना, मेरे पापा को ढूंढ दो ना, प्लीज़ उन्हें ढूंढ दीजिए, फिर से मेल कर दो ना आप मेरे पापा को। जब मेरे पापा मिलेंगे तब मैं आपके सारे पैसे भी लौटा दूंगी। आप कुछ भी करके बस मेरे पापा को शादी में बुला लीजिए ना, मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रही है। आप जो भी कहेंगे ना, जैसा कहेंगे मैं सब कुछ करूँगी, कभी भी शिकायत नहीं करूँगी आपसे। प्लीज़ एक बार बस एक बार पापा को कांटेक्ट कर दीजिए ना, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए आप।
सच में मेरी माँ मेरे पापा के बिना नहीं रह पाएगी, पूरी तरह से पागल हो जाएगी मेरी माँ। ये कहते हुए किट्टू जैसे तैसे अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रही थी। वही जानती थी कि वो कैसे ये सारी बातें रुद्र से बोल रही है, क्योंकि उसे तो रुद्र से बहुत ज्यादा डर लगता था। तो वहीं रुद्र चुपचाप से अभी भी खड़ा हुआ था और तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, किट्टू तुम यहाँ पर। किट्टू ने पलट कर देखा तो उसके सामने नील खड़ा हुआ था। नील को वहां पर देखकर किट्टू की आंखें हैरानी से फैल गई थी। उसने फिर दूसरी तरफ पलट कर देखा, वहां पर रुद्र खड़ा हुआ था। नील ने भी किट्टू के पास आते हुए उससे फिर से पूछा, क्या हुआ है किट्टू, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसने भी किट्टू के बालों में बहुत ही प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि बच्चा, रुद्र का तो मुझे नहीं पता है, पर तुम्हारे नील भैया तुमसे ये वादा करते हैं कि तुम्हारे पापा को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा करेंगे। बहुत ही जल्द तुम्हारे पापा तुम्हारे सामने होंगे। शादी में वो आएंगे या फिर नहीं आएंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ एक न एक दिन मैं उन्हें यहाँ पर जरूर लेकर आऊंगा। उन्हें यहाँ पर लाना पॉसिबल नहीं है एक ही दिन में, लेकिन यकीन मानो मेरा, तुम्हारे पापा को एक ना एक दिन मैं तुम्हारे सामने जरूर लाकर खड़ा कर दूंगा। तुम्हारी माँ से मिलवा कर ही रहूंगा। केटू की आंखें बस एकदम से झरना बन गई थी। नील फिर से बोलता है कि अरे अब रोना बंद करो बच्चा, तुम्हारी शादी है आज और इस तरह से रोते नहीं है। इस पल को एंजॉय करो, तुम अपनी माँ को संभालो। समझ रही हो ना मैं कि क्या बोल रहा हूँ मैं। किट्टू ने भी बस हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अपने आंसुओं को पोंछते हुए सीधा नील के साथ वहां से बाहर की तरफ चली गई। उसके जाते ही रुद्र ने नील से कहा कि क्या बात कर रही थी वो तुमसे। नील बोलता है कि कुछ नहीं, उसे लगा था कि मैं रुद्र हूँ और उसने अपने दिल की सारी बातें मुझे बता दी। क्योंकि तू यहाँ पर नहीं था, मैं पीठ करके वहां पर खड़ा हुआ था। रुद्र बोलता है कि क्या बातें बताई हैं उसने तुझे, अपने दिल की कौन सी बात बता दी है। नील ने कहा कि यही कि उसे अपने आप से कोई भी मतलब नहीं है, वो बस कुछ भी करके अपने मम्मी पापा को मिलवाना चाहती है। वो अपनी माँ को बिल्कुल ठीक देखना चाहती है, अपने पापा से सामने बात करना चाहती है। सच में रुद्र, हम 4 बेटे हैं और फिर चारों अपने ही माँ बाप के लिए इतना ज्यादा डेडिकेट नहीं है जितना कि वो अकेली खुद के लिए है। देखो किट्टू को आगे पीछे ना कोई भी नहीं है, फाइनेंशियली कंडीशन भी उसकी ठीक नहीं है, मगर फिर भी इस बेदर्दी सी दुनिया में अपनी माँ को कैसे संभाल रही है। सच में किट्टू बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक साइड रख के किसी के भी हाथ पैर जोड़ लेती है वो। मुझे तो सोच कर ही बहुत ज्यादा हैरत होती है और उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा भी लगता है कि किट्टू ने आज तक अपनी माँ को संभाल के कैसे रखा है। और किट्टू के पापा पर इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है कि उन्होंने अपनी वाइफ की अभी तक सुध क्यों नहीं ली। वो कैसे इंसान है जो अपनी ही वाइफ को और अपनी बेटी को ऐसे छोड़कर जा सकते हैं। एक तरफ सौम्या है जो अपने पति के लिए एकदम से पागल हो गई है और फिर एक तरफ किट्टू का बाप जिसे ये भी नहीं पता है कि उसके बीवी बच्चे किस हालत में हैं, जिंदा हैं भी या फिर नहीं। रुद्र बोलता है कि नील, मैंने काफी हद तक चीजों को पता करवाया है और मुझे ये पता लगा है कि हो ना हो सोमनाथ ने सौम्या की जिंदगी में बहुत सारा जहर खोला है और इन्हीं की वजह से ही ये दोनों आज अलग हैं। बस अब तो दिल से यही दुआ निकलती है कि जल्द से जल्द नरेन यहाँ पर आ जाए, वरना हमेशा के लिए किट्टू की नजरों में मैं खुद ही गिर जाऊंगा। मैं कभी भी किट्टू से अपनी नजरें नहीं मिला पाऊंगा। नील बोलता है कि अब तो बात तेरी नहीं है, पूरी प्रताप फैमिली की बात आ गई है यार। नजर में अकेला तू नहीं गिरेगा, पूरी प्रताप फैमिली गिर जाएगी। हो ना हो इस लड़की को सब पर थोड़ा थोड़ा तो यकीन है ही, अगर इसका यकीन टूटा ना तो फिर हम चारों ही भाइयों के लिए एकदम से डूब मरने वाली बात होगी। हम लोग खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे। अब तक तो तू अकेला मिस्टर पुरोहित को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब तो मैं भी तेरे साथ हूँ, समझा। तू शादी में आएंगे या फिर नहीं मिस्टर पुरोहित, लेकिन शादी के बाद तो जरूर ही आएंगे। नहीं आए ना तो फिर किडनैप करके लेकर आएंगे हम उन्हें, लेकिन आएंगे तो जरूर, ये वादा है नीलकंठ प्रताप सिंह का खुद से। रुद्र को तो अब थोड़ी सी तसल्ली हो गई थी क्योंकि अब उसका भाई उसके साथ था। अब तक तो वो सच में बहुत ही ज्यादा अकेला लड़ रहा था, लेकिन अब उसका भाई उसका साथ देने के लिए आगे आ चुका था। धीरे धीरे आज का दिन इसी तरह से बीत गया और घर में मेहमानों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। रुद्र की शादी की रस्में भी धीरे धीरे से शुरू हो गई थी। रुद्र भी अब अपने कमरे में जेब में अपने हाथ डालकर खिड़की के पास में खड़ा हुआ था और तभी कमरे में एकदम से नील आ जाता है। नील ने भी रुद्र को देखकर बहुत ही प्यार से कहा कि तू अभी तक तैयार नहीं हुआ। रुद्र ने भी हल्का सा पलट कर नील की तरफ देखा और फिर बोलता है कि हाँ बस होने ही वाला हूँ। नील बोलता है कि कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दे, तू क्या सोच रहा है तू। रुद्र बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वही मिस्टर पुरोहित की बातों को दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ, उनकी बातें दिमाग से उतरती ही नहीं है यार। नील बोलता है कि फिक्र मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। मिस्टर नरेन पुरोहित जहाँ कहीं भी होंगे ना, हम भाई मिलकर उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे।
अभी तू तैयार हो जा, जल्दी से चल, मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ। इतना कहकर नील ने भी बहुत ही प्यार से बेड पर पड़े हुए कपड़ों को उठाया और फिर रुद्र की तरफ प्यार से बढ़ा दिया। और तभी कमरे के अंदर अवनी आ गई थी। उसने भी हल्का सा लाइट येलो कलर का लहंगा पहन रखा था। इसमें दो राय नहीं थी कि अवनी भी सच में बेहद ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने हल्का सा मेकअप किया हो था। तैयार होने के बाद अवनी नील के सामने आ गई थी। नील कुछ देर तक तो अब अवनी को ऐसे ही निहारता रहता है। उसकी तो जैसे पलकें झपकने ही भूल गई थी। वो पूछने ही भूल गया था कि अवनी वहां पर क्यों आई है। अवनी ने भी नील की तरफ देखा और फिर बोलती है कि मुझे देखने के अलावा कोई काम नहीं है क्या। नील ने मुस्कुरा कर ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अवनी ने भी नील का देखना इग्नोर कर दिया और फिर रुद्र की तरफ देखकर बोलती है कि किट्टू के पास कपड़े नहीं है, वो शादी में कौन से कपड़े पहनेगी। रुद्र बोलता है कि क्या। अवनी भी अब रुद्र की तरफ घूर कर देखती है और बोलती है कि हिंदी में ही बोला है मैंने, किट्टू की शादी का जोड़ा कहाँ पर है, वो मिल नहीं रहा है। तो रुद्र ने भी अब अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डाला तो उसे एकदम से रियलाइज हुआ कि इन सब के बीच में उसने किट्टू के लिए कपड़े तो खरीदे ही नहीं है। रुद्र बोलता है कि सोनम के कपड़े तो उसे आएंगे नहीं, क्या करूं अब मैं, क्या करूं। अवनी ने कहा, कहाँ सोनम लंबी चौड़ी सी और कहाँ वो नाजुक सी गुड़िया जैसी किट्टू। नील ने भी अब रुद्र और अवनी की बात सुनी तो रुद्र की तरफ देखकर बोलता है कि क्या हुआ है। रुद्र बोलता है कि किट्टू के कपड़ों का इंतजाम नहीं हुआ है। वैसे तो माँ भी छोटी छोटी सी बातों का ध्यान बहुत अच्छे से रखती है, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि माँ ने इस बात का बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं रखा। अब क्या करूं, ध्यान नहीं रखा है तो फिर अब एंड वक्त पर किट्टू के लिए कपड़े कहाँ से आएंगे। तभी कमरे में संध्या आ गई और फिर संध्या की तरफ देखकर रुद्र बोलता है कि माँ, आपकी बहू के लिए कपड़े कहाँ हैं, आपकी बहू के लिए कपड़े ही नहीं है। वही तो मैं तुमसे पूछने के लिए आई हूँ, किट्टू के कपड़े कहाँ पर हैं, वो मिल क्यों नहीं रहे। रुद्र बोलता है कि किट्टू के कपड़े मैं पहनकर घूम रहा हूँ क्या माँ, जो आप मुझसे पूछने आई हैं। नील ने भी रुद्र की तरफ घूरकर देखा और बोला, नहीं यार, तुझे किट्टू के कपड़े नहीं आएंगे, लहंगा भी ना घुटनों के ऊपर ही आएगा। रुद्र ने थोड़ा सा गुस्से में नील की तरफ घूर के देखा और फिर नील जो कि इधर उधर देखने लगता है। रुद्र ने फिर से संध्या की तरफ देखकर कहा कि वैसे तो आपको छोटी छोटी सी बातों का भी ध्यान रहता है माँ, इतनी बड़ी बात आप कैसे भूल गई, क्या आपको जरा सा भी याद नहीं रहा। संध्या बोलती है कि एक सेकंड, मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले तो तू ना अपने गिरेबान में झांक कर देख। जब भी मैं उसके लिए कुछ भी खरीदी थी ना तो तू बस एक ही बात बोलता था, समझा तू। माँ, उसके पास तो ये है, उसके पास तो ये सब कुछ है माँ, माँ उसके लिए ये सब कुछ लेने की जरूरत नहीं है। रुद्र भी थोड़ा सा दांत पीसते हुए बोलता है कि मम्मी, मुझे ना गुस्सा मत दिलाओ आप, और दादी भी तो गई थी ना किट्टू को लेकर मार्केट, तो फिर क्या खरीदने के लिए गई थी, क्या खरीद कर लाई हो आप लोग। संध्या बोलती है कि तूने कब हमसे कहा था कि उसके लिए लहंगा खरीद कर लेके आना है, मुझे क्या पता था। रुद्र बोलता है कि वही तो पूछ रहा हूँ मैं, जब उसके लिए वेडिंग लहंगा भी नहीं खरीदा तो फिर मॉल में खरीदने के लिए क्या गई थी, बस पास्ता खाने के लिए गई थी क्या। संध्या गुस्से से बोलती है कि मेरे साथ ऐसी बदतमीजी से बात करेगा ना तो फिर मुंह तोड़ दूंगी तेरा। अभी के अभी पहले तो तुझे थप्पड़ मारूंगी और फिर उसके बाद तेरे पापा को बुलाकर तेरी भी पिटाई करवा दूंगी, समझा तू। रुद्र बोलता है कि तो ठीक है ना, हो गई शादी अब। संध्या बोलती है कि एक तो बदतमीजी करता है, ऊपर से इल्जाम भी मुझ पर ही लगा रहा है, बदतमीज कहीं का, बहुत ज्यादा बिगड़ गया है तू। और तभी अवनी बोलती है कि आंटी प्लीज शांत हो जाइए ना आप, ये वक्त लड़ने का थोड़ी ना है, सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। इतने सारे कपड़े हैं किट्टू के पास, किसी ना किसी कपड़े में तो वो दुल्हन लगेगी ही ना। रुद्र बोलता है कि किसी कपड़े में नहीं लगेगी, उसने जितने भी कपड़े पसंद किए हैं ना वो सारे ही एकदम से सोबर हैं, सिंपल हैं, बस और कुछ भी नहीं। मेरा ही दिमाग खराब है, पता नहीं मैं क्या ही कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मुझे ना खुद नहीं पता है। इतना कहकर रुद्र भी सोफे पर जाकर मुंह फुलाकर गुस्से से बैठ गया। और इस वक्त रुद्र बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रहा था, बहुत ही ज्यादा। अगर उसे कोई भी हाथ लगाता तो शायद उस पर ही वो एकदम से भड़क जाता। तभी दो शैतान कमरे के अंदर आ गए और शुभ ने भी रुद्र की तरफ देखकर कहा कि और भाई क्या हो रहा है, क्या हाल चाल है आपके, आप तो अभी तक तैयार भी नहीं हुए, मुझे तो लगा था कि मेरा भाई दूल्हे के लिबास में एकदम से राजकुमार लगेगा। सबने ही अब शुभ की तरफ घूर कर देखा और फिर चुप रहने का इशारा किया, लेकिन शुभ को इशारे समझ में नहीं आते हैं। वो भी सीधा जाकर अब रुद्र के पास में बहुत ही प्यार से बैठ गया और फिर ये देख कर तो सबने ही अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। निहाल को भी समझते देर
देर नहीं लगी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो गई है। वो भी चुपचाप से खड़ा हुआ नज़ारे की तरफ देख रहा था। इतने में ही शुभ ने रुद्र के कंधे पर अपना हाथ रखकर फिर से कहा कि क्या हुआ है भाई, तैयार नहीं होना है क्या आपको? कहो तो मैं खुद ही तैयार हो जाऊं, क्योंकि किट्टू तो मुझे भी सच में बहुत ज्यादा पसंद है। मैं भी शादी के लिए मना नहीं करूंगा। रुद्र ने भी अब 90 डिग्री में अपनी गर्दन घुमाकर देखा और फिर रुद्र की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो गई थी। रुद्र को ऐसे देखकर शुभ ने तो बस अपना सलाइवा गटक लिया और फिर वो धीरे धीरे से उठता है और चुपचाप से दबे पांव जाकर अपनी माँ के पीछे खड़ा हो जाता है। सब दबी हुई हंसी हंसने वाले थे, लेकिन हंसता कोई भी नहीं है, क्योंकि सब बहुत ही अच्छे से जानते थे कि रुद्र इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। और तभी निहाल ने भी धीरे से अपनी माँ के कान में जाकर कहा कि क्या हुआ है माँ, आप ये शादी नहीं करना चाहती हैं क्या? तो संध्या ने भी निहाल की तरफ घूर कर देखा और कहा कि शादी तो करना चाहता है ये, लेकिन किट्टू के पास वेडिंग ड्रेस ही नहीं है। निहाल बोलता है कि तो इसमें कौन सी बड़ी बात है माँ, आपके पास तो इतनी सारी एक्सपेंसिव सी साड़ियाँ हैं, कोई भी दे दो, किट्टू को आराम से शादी हो जाएगी। संध्या ने भी निहाल की तरफ देखा और कहा कि निहाल, शादी एक बार ही होती है और लड़की चाहे किसी भी स्थिति में हो, उस वक्त वो सोचती है कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगे और सबसे ज़्यादा खूबसूरत, समझा? तो और मैं भी दिल से यही चाहती हूँ कि किट्टू का वेडिंग लहंगा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे। लेकिन क्या करूँ, इस गधे की वजह से किट्टू की ड्रेस ही नहीं आई है। हमेशा बोलता रहा हाँ मॉम हाँ माँ, मैंने सारा अरेंजमेंट कर दिया है, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। जिस ड्रेस का अरेंजमेंट करना था उस ड्रेस का अरेंजमेंट तो किया ही नहीं इस गधे ने। रुद्र बोलता है कि अब मुझे सुनाने से क्या ड्रेस का अरेंजमेंट हो जाएगा क्या माँ? निहाल बोलता है कि अच्छा अच्छा ठीक है, आप दोनों ना आपस में ऐसे बहस मत करो, कोई ना कोई जुगाड़ तो हो ही जाएगा, कुछ करता हूँ मैं। इतना कहकर उसने भी टाइम देखा तो रात के 8 बज रहे थे। निहाल बोलता है कि मार्केट ज़्यादा दूर नहीं है, 1 घंटे में ही वेडिंग लहंगा आ जाएगा, मैं अभी के अभी वेडिंग लहंगा लेकर आता हूँ। और तभी सब ने एक साथ बोला, लेकिन तेरी पसंद किसी को भी पसंद नहीं आएगी। निहाल बोलता है कि अरे इसमें पसंद करने वाली क्या बात है, लाल रंग का ही तो चाहिए ना, तो फिर मैं लेकर आ जाऊंगा। अभी अवनी भी निहाल की तरफ देखकर बोलती है कि अरे सिर्फ लाल रंग का नहीं चाहिए, होता है उसमें डिजाइन भी होते हैं, कपड़े की क्वालिटी भी होती है, बहुत अच्छी अच्छी स्टोन्स लगी होती हैं, बहुत कुछ देखना पड़ता है। निहाल बोलता है कि तो फिर तुम चलो ना मेरे साथ, हम दोनों ही मिलकर किट्टू के लिए बहुत अच्छा सा वेडिंग लहंगा लेकर आएंगे। अवनी कुछ बोलती उससे पहले ही बाहर से एक आवाज आती है, जो कि अभी नव्या की थी। क्या बात है, आज कोई दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं सब कहाँ पर चले गए, यहाँ पर शादी हो रही है या फिर कोई ऐसे ही नॉर्मल सा फंक्शन? नव्या ने अभी इतना ही कहा था कि तभी उसने भी अपने हाथ पर किसी का हाथ महसूस किया, वो हाथ किसी और का नहीं, निहाल का था। निहाल ने भी नव्या को कमरे के अंदर खींच लिया और सबकी तरफ देखकर बोलता है कि मेरी पसंद किसी को भी पसंद नहीं आएगी, लेकिन मेरी पसंद की पसंद तो सबको पसंद आएगी ना। सबने ही एक साथ हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अब सब उम्मीद भरी नजरों से नव्या की तरफ देखने लगे थे। नव्या को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर सबकी तरफ देख रही थी कि तभी निहाल ने नव्या की तरफ देखकर कहा कि किट्टू भाभी के पास वेडिंग लहंगा नहीं है, हमें लेकर आना पड़ेगा उनके लिए, वो भी अभी के अभी। नव्या बहुत ही हैरानी से अभी निहाल की तरफ देख रही थी। वो बोलती है कि मजाक कर रहे हो क्या तुम, शादी का दिन है और दुल्हन के पास लहंगा ही नहीं है, ये कैसा शादी हो रहा है? सबने एक साथ ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर नव्या ने भी रुद्र की तरफ देखा और फिर निहाल की तरफ देखकर बोलती है कि मेरा खुद का ब्यूटीक है, आप सब जानते ही हो, और एक वेडिंग लहंगा इस वक्त मेरे पास रखा भी है, मतलब मेरी बेस्ट कलेक्शन में से एक लहंगा है, सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। मुझे उस लहंगे का डिजाइन नेशनल लेवल पर सबको दिखाना था, लेकिन अगर आप चाहोगे ना तो फिर मैं उस लहंगों को किट्टू को गिफ्ट कर सकती हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सब ने ही एक साथ बहुत ही प्यार से खुश होकर कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं। नव्या बोलती है कि लेकिन मेरी भी एक शर्त है। सब हैरानी से अब नव्या की तरफ देख रहे थे तो नव्या बोलती है कि देखिए, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ बिल्कुल भी, लेकिन मेरा दिमाग ऐसा ही है, हर टाइम बिजनेस ही मेरे दिमाग में चलता रहता है, बिजनेस के अलावा मुझे और कुछ दिखता भी नहीं है। मैं वो लहंगा किट्टू को दूंगी, लेकिन शादी के बाद किट्टू और रुद्र भैया दोनों को ही एक फोटो शूट करवाना होगा, जो मेरे आगे जाके बहुत ही ज्यादा काम में आएगा। सब हैरानी से नव्या की तरफ ही देखे जा रहे थे तो निहाल भी एकदम झट से बोलता है कि अरे ऐसी स्थिति में भी तुम्हें अपने ही फायदे की पड़ी है। नव्या बोलती है कि देखो ऐसे मत बोलो, तुम मुझे फायदे की पड़ी होती ना तो सच में मैं अपने बेस्ट कलेक्शन का लहंगा ऑफर नहीं करती आप लोगों को। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज, इसमें तो राय नहीं है कि किट्टू सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, अगर वो मेरा लहंगा पहनेगी तो फिर मेरे लहंगे की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़
जाएगी और मैं बस यही चाहती हूँ, अगर उसके बाद मुझे आप और किट्टू कुछ फ़ोटोग्राफ्स दे दोगे ना तो फिर उसमें कोई बुराई है नहीं है। क्या कोई बुराई है? कोई फ़ोटो खिंचाने में कोई बुराई होती है? मेरा काम भी बन जाएगा और आपका भी काम बन जाएगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा आपका। रुद्र भी नव्या को जवाब देता उससे पहले ही निहाल ने कहा कि तुम तो रहने ही दो, मैं बाजार से ही लेकर आ जाऊंगा लहंगा। इतना कहकर उसने भी अवनी की तरफ देखा और बोला कि चलो। अवनी बोलती है कि नव्या बिल्कुल ठीक कह रही है, अभी हम बाजार में जाएंगे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा और फिर उसके बाद हम उसकी फिटिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि करवानी पड़ती हैं। इतना टाइम नहीं है हमारे पास और ना ही ये इतना ज़्यादा आसान है। वेडिंग लहंगा खरीदना इतना भी आसान नहीं होता है। लड़कियां 2-2 3-3 महीने पहले से ही अपने वेडिंग लहंगे को डिसाइड करना शुरू कर देती हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने लहंगे में देखती हैं। हम 30 मिनट में वो सब कुछ नहीं कर पाएंगे निहाल। अवनी ने फिर नव्या की तरफ देखकर कहा कि तुम्हारे पास तुम्हारे लहंगे की फ़ोटो है क्या? नव्या ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर अपने मोबाइल में से एक फ़ोटो निकालकर अवनी की तरफ बढ़ा दी। अवनी ने भी उस लहंगे को देखा तो वो एकदम से देखती ही रह जाती है। वो लहंगा सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। वो लहंगा रेड एंड वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में बना हुआ था, इसमें दो राय नहीं थी कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अवनी ने भी वो लहंगा संध्या की और मोबाइल बढ़ाते हुए कहा कि आंटी ये देखिए ना, ये सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है लहंगा। संध्या ने भी उस लहंगे की तरफ देखा तो उसकी आंखें भी एकदम से चमक गई थी। वो भी एकदम मुस्कुरा कर बोलती है कि नव्या सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा। नव्या ने कहा कि वही तो मैं भी कह रही हूँ आंटी, यही तो कह रही हूँ मैं कि किट्टू इस लहंगे को पहनेगी तो फिर और भी ज़्यादा खूबसूरती बढ़ जाएगी मेरे लहंगे की। प्लीज़ प्लीज़ आप इसके लिए मान जाइए, आप कुछ भी करके रुद्र भैया से कह दीजिए ना कि वो मुझे बस किट्टू के साथ 2-4 फ़ोटो शूट करवा दें। वैसे भी तो इनकी फ़ोटो शूट होगी ही, बस मैं भी अपने कैमरेमैन को बुलाकर अपनी तसल्ली के लिए 2-4 फ़ोटो शूट करवा दूंगी। कह दीजिए ना आप रुद्र भैया से प्लीज़। अब सब रुद्र की तरफ देखने लगे थे। रुद्र के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वो बोलता है कि ठीक है। तो नव्या के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। वो भी बिना फिल्टर किए ही बोलती थी। वो रुद्र की तरफ देखकर बोलती है कि वैसे एक बात कहूँ आपसे रुद्र भैया, आप सच में मॉडल जैसे लगते हो। मतलब आपको देख के कोई भी ये नहीं कहेगा कि आप बिजनेसमैन है। आप ना सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। आपको मॉडलिंग में एक बार ट्राई करके जरूर देखना चाहिए। यकीन मानो सारे मॉडल्स की छुट्टी हो जाएगी आपको देखकर। सबने ही एक बार नव्या की तरफ देखा तो नव्या भी अपने दांतों तले जीभ दबाते हुए बोलती है कि वो मेरे कहने का मतलब है कि रुद्र भैया सच में आप बहुत ज्यादा हैंडसम है। निहाल बोलता है कि अच्छा हैंडसम मैं नहीं हूँ क्या? नव्या ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर निहाल ने भी अब अगले ही पल गुस्से में नव्या की कलाई पकड़ी और फिर उसे कमरे से बाहर ले जाता हुआ बोलता है कि बस बस टाइम पास मत करो, चलो अब जल्दी से लहंगा लेकर आते हैं। इतना कहकर अब निहाल भी नव्या को लेकर सीधा वहां से बाहर की तरफ चला गया। उसके जाते ही अब संध्या ने रुद्र से कहा कि अब तुम भी कपड़े पहन लो। रुद्र बोलता है कि मैं अकेले कपड़े पहनकर मंडप में बैठ जाऊं क्या? किट्टू कहाँ पर है उसका क्या? उसके लिए तो आपको जरा सा भी कोई मतलब नहीं है, बस मुझे ही सब चीज कहनी रहती है। आने दो नव्या और निहाल को, तभी तैयार हो जाऊंगा। कौन सा मुझे सजना संवरना है? तभी बाहर से दादी की आवाज आती है कि संध्या तू कहाँ पर है? संध्या बोलती है कि आई माँ जी, और फिर उसने भी रुद्र की तरफ देखकर घूरा और कहा कि तब तक तू तैयार हो जा, समझा? तो मंडप में पहले तू ही बैठेगा, ना कि किट्टू, वो तो बाद में आ जाएगी ना। इतना कहकर संध्या भी वहां से चली गई। उसके जाते ही निहाल ने भी मुस्कुरा कर देखा और कहा कि चल रुद्र, आज तुझे मैं और शुभ दोनों ही मिलकर अच्छे से तैयार करते हैं। नील ने इतना ही कहा तो रुद्र ने भी हल्के से मुस्कुरा कर कहा कि मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या जो तुम दोनों ही मिलकर मुझे तैयार करोगे? मैं खुद से ही तैयार हो जाऊंगा। और तभी अवनी बोलती है कि रुद्र, तुम हमेशा ऐसे ही उखड़े उखड़े से क्यों रहते हो? सबसे क्यों ऐसे रूडली बात करते हो? कैसे निभाएगी किट्टू तुम्हारे साथ? रुद्र ने भी एक नजर अवनी की तरफ देखा और फिर उसे अवनी की बातें एकदम से असर कर गई थी, क्योंकि अवनी ने एक ही लाइन में दो बातें कह दी थी। रुद्र बोलता है कि निभाएगी मतलब मैं कोई बंदर हूँ क्या, या फिर कोई कुत्ता हूँ जो उसे मैं काट लूंगा? जो मेरे साथ वो रह नहीं सकती है? अवनी ने भी हल्का सा मुस्कुरा कर कहा कि देखो रुद्र, मैं तुम्हें ज्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे भाई को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें थोड़ा बहुत अपने भाई जैसा नरम हो जाना चाहिए।
चाहिए, अपने भाई से कुछ सीखो। किट्टू वैसे ही बहुत ज़्यादा डरपोक किस्म की लड़की है, तुम उस पर इतना ज़्यादा गुस्सा करोगे ना, इतनी ज़्यादा अकड़ दिखाओगे तो फिर वो तुम्हारे साथ कैसी रहेगी। तुम ही सोचो ना, कितनी मासूम है वो। अब तो शादी भी हो रही है तुम्हारी, 7 जन्मों का पता नहीं, लेकिन एक जन्म में तो तुम उसके साथ रहोगे ही ना। तो फिर तुम्हें नहीं लगता है क्या कि तुम्हें भी अपने गले में थोड़ी सी मिठास लानी चाहिए, थोड़ा सा रूडली नहीं, अच्छे से बात करनी चाहिए। रुद्र भी अवनी की तरफ ही देख रहा था, उसने एक नज़र नील की तरफ देखा तो नील ने भी अब अवनी की तरफ देखकर कहा कि अवनी, अब तुम भी शांत हो जाओ, बहुत ज़्यादा समझदार है मेरा रुद्र, अपना रिश्ता बहुत अच्छे से संभाल लेगा। अवनी ने कहा कि समझदार तो सब होते हैं नील, लेकिन रुद्र का ये रवैया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मानती हूँ कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ये, बहुत अच्छा बिजनेस माइंड भी है इसके अंदर, लेकिन रिश्तों में बिजनेस माइंड नहीं चलते हैं, बस प्यार ही चलता है। अभी ही देख लो, तुमने कितने प्यार से रुद्र से कहा कि चलो रुद्र तुम्हें तैयार कर देते हैं, मगर रुद्र ने कितनी रूडली बिहेव किया है तुम्हारे साथ, कितने रूड होकर कहा है कि मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ जो तुम तैयार करोगे। ऐसे नहीं होता है ना नील, तुम ही सोचो। नील, बाकी मैं तुम भाइयों के बीच में बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहती हूँ, मुझे वैसे भी कोई मतलब नहीं है, बस यही प्रेयर करूंगी कि तुम भाइयों का प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। इतना कहकर अवनी भी वहां से जाने लगी तो रुद्र बोलता है कि भाभी रुको। रुद्र की बात सुनकर तो अवनी भी एकदम से पलट कर रुद्र की तरफ देखती है तो रुद्र बोलता है कि नील अच्छा है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इनफैक्ट वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, घर में सबसे ज्यादा अच्छा नील ही है, लेकिन मैं नहीं हूँ और मैं नील जैसा बन भी नहीं सकता हूँ। आपने मुझे इतना कुछ समझाया, इतना कुछ एडवाइस किया, उसके लिए थैंक यू, पर सॉरी, मैं खुद को शायद कभी भी बदल ना पाऊंगा। अवनी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया था अब रुद्र पर, वो एकदम से रुद्र की तरफ बढ़ती है तो फिर उसे हाथ दिखाते हुए बोलती है कि नहीं बदल सकते हो तो फिर तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, तुम ना इसके लिए पहले से ही तैयार रहो। तुम समझते क्यों नहीं हो, लड़कियों को सिर्फ प्यार से ही हैंडल कर सकते हैं, गुस्से से नहीं। तुम कभी भी गुस्से से किट्टू को हैंडल नहीं कर पाओगे, और तो और तुम उसे गुस्से से हैंडल करोगे और फिर तुम्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाएगी, तुम्हारा रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा। तुम ही सोचो, जब तुमसे डरेगी तो फिर तुमसे प्यार कैसे करेगी किट्टू, और जब तक तुमसे प्यार नहीं करेगी तुम दोनों के बीच में वो सब कुछ कैसे होगा। ये सुनते ही नील ने भी एकदम से सीटी मारकर कहा कि वो सब मतलब। अवनी ने थोड़ा सा गुस्से में नील की तरफ घूर कर देखा और बोलती है कि तुम सब कुछ समझते हो, समझे, तुम चुपचाप से खड़े रहो। फिर उसने रुद्र की तरफ देखा और कहा कि हाँ बताओ कैसे होगा वो सब कुछ, बताओ तुम ही बताओ मुझे अब, और अगर वो सब कुछ नहीं हुआ तो फिर बच्चे कैसे होंगे, कैसे होंगे तुम्हारे बच्चे, बताओ कैसे समझाऊं मैं तुम्हें। रुद्र, समझते क्यों नहीं हो तुम, खुद को थोड़ा सा ठंडा करना सीख लो, कम से कम उस लड़की के लिए ही अब अपनी अकड़ को थोड़ा सा छोड़ दो, तुम थोड़ा सा शांत रहना सीख लो। अरे स्वयं भगवान भी अपनी पत्नी के सामने झुकते हैं तो फिर तुम फिर भी इंसान हो, उसके सामने थोड़ा सा झुकी जाओगे तो फिर कौन सी आफत आ जाएगी। थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव तो कर ही सकते हो किट्टू के लिए। वैसे भी जितना मैंने किट्टू को समझा है ना, उसकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बुरी बीती है, तुम उसे कुछ खुशियाँ दे सकते हो। यकीन मानो, अगर तुम उस लड़की को थोड़ी सी भी खुशी दोगे ना तो फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्यार करेगी वो तुमसे। बाकी क्या ही बोलूँ मैं तुम्हें, मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि तभी नील ने फिर से सीटी मारकर कहा कि क्या बोलूँ, मतलब कितना कुछ तो बोल दिया है तुमने रुद्र को। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि मेरा भाई तुम्हें जवाब नहीं दे रहा है, वरना मेरे भाई के सामने तो कोई भी इतना बोल दे, वो भी लड़की होकर, वो तो तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है कि तुम मेरी होने वाली बीवी हो, वरना रुद्र के सामने कोई भी नहीं बोलता है, किसी का मुंह तक नहीं खोलता है। अवनी ने भी थोड़ा सा गुस्से में घूरकर नील की तरफ देखा और फिर रुद्र की तरफ देखकर बोलती है कि देखो रुद्र, मैं तो तुम्हें बस ऐसे ही सुनाऊंगी हमेशा, और तुम्हें सुनना भी पड़ेगा मुझसे, समझ गए ना। प्लीज खुद को बदलो प्लीज, वरना तुम्हारी लव लाइफ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा। इतना कहकर अवनी वहां से चली गई। रुद्र ने भी अवनी को बोल तो दिया था कि वो किसी को भी नहीं सुनेगा और ना ही अपनी अकड़ को कभी छोड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। वो खुद को बदलने की कोशिश कर रहा था अंदर ही अंदर, लेकिन उसे हो ही नहीं रहा था। वो अपनी अकड़ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता था। जो अवनी बोलकर अभी अभी गई थी वो रुद्र ने बहुत ही पहले महसूस कर लिया था, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी अकड़, उसकी ईगो हमेशा उसके बीच में आ जाती थी। वो अवनी को जाते हुए देख रहा था और तभी नील ने रुद्र के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि
बस उसे क्या देख रहा है तू। अब बेशक से गुस्से में बोलकर गई है वो, लेकिन बात तो सच ही बोलकर गई है। तेरा रिश्ता सच में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। रुद्र बोलता है कि भाभी मिर्ची हैं, लेकिन कुछ भी कहो दिल की बहुत ज़्यादा साफ है। गुस्से में भी दूसरे की भलाई ही सोचती हैं वो। कोई और होती ना तो सोचती कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन नहीं, जैसा कि तू समझदार है ना, तूने बीवी भी वैसे ही बहुत अच्छी ढूँढी है, बहुत ही ज़्यादा समझदार। मुझे भाभी का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा पसंद आया। नील ने भी हँसकर कहा कि तो फिर कमर कस ले तू, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा ये तुझे सुनाने वाली है हर रोज़। रुद्र ने भी थोड़ा-सा हँसकर कहा कि सुना लेगी, देवर हूँ मैं उनका। 2 बातें सुन भी लूँगा तो फिर लग नहीं जाएगी मेरी, और वैसे भी उसका हक बनता है मुझे सुनाने का, वो घर की बड़ी बहू है। इतने में ही नील ने भी रुद्र के हाथ में कपड़े थमाते हुए कहा कि अब तो पहन ले इसे महाराज। रुद्र ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। तो वहीं दूसरी तरफ निहाल भी बाइक चला रहा था और नव्या जो कि उसके पीछे बैठी हुई थी। निहाल जैसे तैसे भीड़ में बाइक चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ा रहा था। नव्या ने भी टाइम देखकर कहा कि निहाल थोड़ा सा जल्दी करो ना, वरना हम लेट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। दुल्हन को तैयार होने में 1 घंटा तो लगता ही है ना। तो निहाल बोलता है कि मैं कोई सुपरमैन हूँ या फिर स्पाइडरमैन हूँ जो उछल कर तुम्हारे बुटीक पर पहुँच जाऊँगा। दिख नहीं रहा है क्या कितनी ज़्यादा भीड़ है, ऊपर से दादाजी की बुलेट, इसकी सर्विस भी नहीं करा रखी है दादाजी ने। इतना कहकर निहाल फिर से बाइक चलाने पर एकदम से ध्यान लगाने लगता है। नव्या बोलती है कि मुझे क्या है, शादी लेट होगी तो तुम्हारे ही भाई की होगी, मेरी थोड़ी ना होगी। इतना कहकर नव्या भी एकदम से चुप हो गई, लेकिन अगले ही 5 मिनट में फिर से वो बोलती है कि निहाल प्लीज जल्दी करो ना, वैसे भी आना है, शुभ मुहूर्त निकल जाएगा, जल्दी जल्दी चलाओ। निहाल बोलता है कि यार तुम्हारे आधे घंटे से यही डायलॉग सुन रहा हूँ मैं, कब से बस एक ही बातों को बोले जा रही हो, हर 5 मिनट के बाद यही कहती हो मुझे क्या है, हर 5 मिनट के बाद यही कहती हो मुझे, फिर से कहती रहती हो जल्दी करो जल्दी करो। अरे भाई मैं जानता हूँ दुल्हन को तैयार होने में 1 घंटा लगता है, लेकिन क्या करूँ मैं, उड़ कर तो नहीं जा सकता हूँ ना, बाइक ही है उसे तो चला ही सकता हूँ। आखिरकार निहाल ने भी अब बाइक नव्या की बुटीक के बाहर 10 मिनट के बाद आकर रोकी। तो निहाल ने भी अब आसपास अपनी नजरें घुमाकर देखा तो वहां पर सबकी दुकानें बंद हो चुकी थी। उसे पता भी नहीं चला कि नव्या का बुटीक कौन सा है। नव्या भी जल्दी से बाइक से नीचे उतरी और फिर अपने पर्स में से चाबी निकालकर बुटीक के अंदर चली गई। निहाल भी अब बाइक पर ही बैठा रहता है और फिर उसने भी फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करते रहता है। उसने तो ना तो बुटीक की तरफ देखा और ना ही बुटीक पर लिखे हुए नाम को देखा। थोड़ी ही देर के बाद नव्या एक बड़ा सा पार्सल लेकर आ गई थी। नव्या ने भी अब कुछ नहीं कहा तो निहाल ने भी नव्या की तरफ देखा और कहा कि ये इतना बड़ा क्या है। नव्या बोलती है कि लहंगा। निहाल ने थोड़ा सा हंसकर कहा कि अरे मेरी किट्टू भाभी इतनी छोटी सी है, वो तो इसमें दबकर ही मर जाएंगी, इतना बड़ा सा लहंगा कौन पहनता है। ये क्या तुम इतनी बड़ी सी रजाई उठाकर ले आई उनके लिए, कोई हल्का फुल्का सा लहंगा नहीं है क्या। नव्या हल्के से गुस्से में बोलती है कि तुम तो बिल्कुल पागल हो। अरे आज के दिन सब लड़कियां प्रिंसेस बनना चाहती हैं, कहीं ना कहीं तुम्हारी भाभी के मन में यही होगा कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लगे। निहाल बोलता है कि तो फिर उसके लिए रजाई ओढ़ना जरूरी है क्या। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कल के एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा रुद्र और किट्टू की शादी, क्या नरेन आएगा शादी में या फिर नहीं आएगा, क्या होगा कहानी।